गुड इवनिंग क्लास। तो आज हम लोग देखेंगे क्रोनिक रीनल फेलियर कि क्रोनिक रीनल फेलियर क्या होता है। तो डेफिनेशन दे रखा है कि सीरियस एंड परमानेंट डैमेज एंड फंक्शनल कैपेसिटी डैमेज ऑफ फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ किडनी अकर इज कॉल्ड क्रोनिक रीनल फेलियर। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए बहुत ज्यादा सीरियस, ठीक, कि जो किडनी का फंक्शन है वो बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन तक ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, या परमानेंट, या तो परमानेंटली वो डैमेज हो जाए क्या, ऑफ फंक्शनल कैपेसिटी, जो किडनी का फंक्शन है वो क्या हो जाए, परमानेंटली डैमेज हो जाए। ठीक, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोनिक रीनल फेलियर। ठीक, दूसरा क्या है इसका डेफिनेशन, सीरियस और परमानेंट डिस्टरबेंस ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ द किडनी नोन एज क्रोनिक रीनल फेलियर। इसमें किस चीज की बात कर रहा है, फिल्ट्रेशन। ठीक, आपको पता होगा कि किडनी का मेन फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन ही है ना। यदि सीरियस या परमानेंट जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो एकदम बंद हो जाए, ठीक, या डिस्टर्ब हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्रोनिक रीनल फेलियर। ठीक, हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कॉज ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर। क्या, कॉज ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर। सबसे पहले दे रखा है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आपको मैंने पहले ही बता रखा है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है। अदर नेम इसका है ग्लोमेरुलाइटिस, जिसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ ग्लोमेरुलाई। यदि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का कंडीशन पहले से है तो उसके वजह से क्रोनिक रीनल फेलियर देखने को मिलता है। सेकेंड कॉज है पॉलीसिस्टिक किडनी डिसऑर्डर। क्या, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसऑर्डर। पोली मतलब आपको पता है, पोली मतलब बहुत सारे, ठीक, सिस्टिक मतलब फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट। क्या, फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट। किडनी मतलब पता है किडनी में, ठीक, और डिसऑर्डर मतलब ऐसा डिसऑर्डर जो पॉलीसिस्टिक की वजह से एराइज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसऑर्डर। तो यदि हमारे किडनी में बहुत सारे सिस्ट का फॉर्मेशन है तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है, क्रोनिक रीनल फेलियर। ओके, थर्ड है कॉज रीनल स्टोन। थर्ड कॉज क्या है, रीनल स्टोन। रीनल स्टोन की वजह से क्यों हो सकता है, मैंने आपको पहले भी एक बार बता चुका है। यदि रीनल स्टोन है तो वो क्या करेगा, ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। ठीक, ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, और जो स्टोन है उसके वजह से जो यूरिन का पास में जैसे फॉर्मेशन हो रहा है और उसको पासिंग में प्रॉब्लम आता है, तो इसके वजह से भी क्या होने लगता है, क्रोनिक रीनल फेलियर। ओके, फोर्थ कॉज है रीनल वेन थ्रोम्बोसिस। या रीनल वेन थ्रोम्बोसिस। आपको पता है थ्रोम्बोसिस मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, रीनल वेन। तो यदि मान लीजिए कि रीनल वेन में, मान लीजिए कि आपका हो गया रीनल वेन, इसमें किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, थ्रोम्बोसिस का। ओके, ऐसे मान लीजिए कि थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसके वजह से जो ब्लड हमारे नेफ्रॉन तक जाने चाहिए थे वो क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। और यदि नेफ्रॉन तक ब्लड जाएगा ही नहीं तो आप खुद समझ सकते हैं कि फिल्टर किस चीज का होगा, क्योंकि बता रखा है जब यहां तक किडनी तक ब्लड जाएगा तभी तो फिल्टर होगा ना। अब यदि ब्लड किडनी तक जाए ही नहीं तो फिल्टर क्या होगा। तो इसी की वजह से क्या हो सकता है, रीनल वेन में यदि थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन हो रहा है थ्रोम्बस का, तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है, क्रोनिक रीनल फेलियर। ओके, नेक्स्ट है आपका वेस्कुलो यूरेट्रल रिफ्लेक्स। किस चीज का रिफ्लेक्स की बात कर रहा है, वेस्कुलो यूरेट्रल रिफ्लेक्स। मान लीजिए किडनी से, ये आपका हो गया किडनी, ब्लड आया प्रॉपर, यहाँ पे कोई ब्लॉकेज नहीं है, फिल्ट्रेशन हुआ यहाँ पे। अब क्या हुआ, यूरिन का पास आउट किया जा रहा है।
ठीक, किडनी से ब्लैडर तक आपका यूरिन का पास आउट किया जा रहा है, और यहाँ पे टीसी की वजह से ब्लॉकेज है, या जो इसकी जो वेसल्स है, ट्यूब है, वो क्या थोड़ा नैरो है, तो ये रिफ्लेक्स करिए, जैसे आपने पढ़ा होगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स, तो उसमें क्या होता है, उल्टी आने लगती है ना, जिसे खाना खा लिए, और हमारे यदि जो वेसल्स है, वेसल्स आपको पता है कि उसमें क्या होता है, वाल्व होते हैं, ठीक, ये क्या करती है कि जो बैक फ्लो होता है किसी भी चीज का, ब्लड हो या किसी भी चीज का, उसको क्या करती है, रोकती है कि बैक फ्लो ना हो, सीक्वेंस से ऐसे जाते रहे, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब रीजन आ रहा है, आपका रिफ्लेक्स, मतलब ये जो आपकी वाल्व है ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो आपका यूरिन का फॉर्मेशन हुआ है वो कहां पे जाने लगी, फिर से कहां पे जाने लगेगी, किडनी में, ठीक। जो यूरिन ऐसे नीचे जाने चाहिए थे, ये नीचे जाके ना जाके कहां जाने लगी, दोबारा किडनी में कलेक्टिंग डक्ट में जाने लगी, तो इस कंडीशन क्या बोलते हैं, वेस्कुलो यूरेट्रल रिफ्लेक्स। इसके वजह से भी क्या हो देखने को मिलता है, क्रोनिक रीनल फेलियर, ओके। नेक्स्ट है आपका एलपोर्ट सिंड्रोम, क्या है, एलपोर्ट सिंड्रोम। एलपोर्ट सिंड्रोम एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि जो कैपिलरीज होती है या रीनल होता है, उसमें बहुत सारे डैमेजेस देखने को मिलता है, जो ब्लड होती है उसके सेल क्या होने लगती है, लाइसिस होने लगती है, क्या होने लगता है, लाइसिस होने लगती है, जिसके वजह से प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाती है किडनी तक, जिसकी वजह से क्या होता है, एलपोर्ट सिंड्रोम, या इस कंडीशन क्या बोलते हैं, एलपोर्ट सिंड्रोम। यदि एलपोर्ट सिंड्रोम का भी कंडीशन है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, क्रोनिक रीनल फेलियर, ओके। नेक्स्ट है आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। किस चीज की बात कर रहे हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मान लीजिए कि यूरेटर हो गया, ब्लैडर हो गया, ठीक, और नीचे यूरिनरी ट्रैक्ट नहीं, आपको पता ही है, यूरेथ्रा हो गया। अब इसमें किसी टाइप का इन्फेक्शन हो गया, अब इन्फेक्शन हुआ, ट्रांसमिट होके कहाँ गया, किडनी तक। अब किडनी में क्या होने लगा, कोई फॉल्ट करने लगा, या इसको इन्फेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो हमारी नेफ्रॉन है वो डैमेज हो गया बहुत ज्यादा मात्रा में, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, क्रोनिक रीनल फेलियर, ओके। एक नंबर पे है रीनल कॉर्टिकल नेक्रोसिस। कॉर्टिकल का मतलब यहाँ पे है क्या, कॉर्टेक्स। किडनी में आपने पढ़ा होगा दो पार्ट होता है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। यदि कॉर्टेक्स रीजन में, कौन से रीजन, कॉर्टेक्स रीजन में यदि नेक्रोसिस का कंडीशन हो रहा है, क्या नेक्रोसिस हो रहा है, तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है, क्रोनिक रीनल फेलियर, ठीक। आपका 9th नंबर पे है हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ये भी इससे, ठीक, क्या यहाँ पे हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ये मान लीजिए एक ऐसा कंडीशन है जिसमें सेम ठीक। अब हम लोग देखते हैं एलपोर्ट सिंड्रोम। एलपोर्ट सिंड्रोम आपको पहले ही बता रखा है, एक एलपोर्ट सिंड्रोम एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि जो आपकी ग्लोमेरुलाई की कैपिलरी है, किस चीज की कैपिलरी, ग्लोमेरुलाई की जो कैपिलरी है, ठीक, ये कैपिलरी, इसमें क्या होने लगता है, नेक्रोसिस होने लगता है, या कि मान सकते हैं कि इसमें क्या होने लगता है, इसकी डिस्ट्रैक्शन होने लगती है या रेप्चर होने लगती है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, एलपोर्ट सिंड्रोम। तो यदि मान लीजिए कि आपकी कैपिलरीज ही रेप्चर होने लगे, इसके वजह से क्या ब्लड प्रॉपर सप्लाई हो पाएगी, फिल्टर क्या हो पाएगा, क्योंकि यही तो फिल्टर का काम करिए ना, जो आपकी कैपिलरी वही फिल्टर की काम करिए। लेकिन यहाँ पे एलपोर्ट सिंड्रोम में आपकी क्या होने लगी, कैपिलरीज भी डैमेज होने लगी, तो फिर कैसे फिल्ट्रेशन होगा, नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए इस वजह से भी क्या हो सकता है, क्रोनिक रीनल फेलियर, ओके। नेक्स्ट है आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से कैसे हो गया, जैसे मान लीजिए आपकी किडनी हो गई, ये यूरिनरी ट्रैक्ट हो गई, ठीक। अब यहाँ पे किसी टाइप का इन्फेक्शन हो गया, अब इन्फेक्शन ट्रांसमिट होकर कहाँ पे जाएगा, किडनी में। तो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होकर कहाँ गया, किडनी में। किडनी को भी क्या कर दिया, इफेक्ट कर दिया, जो उसकी ग्लोमेरुलाई है या बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है उसको डैमेज कर दिया। तो क्या फिल्ट्रेशन प्रॉपर हो पाएगी, नहीं। इसके वजह से भी क्या हो सकता है, आपकी क्रोनिक रीनल फेलियर, ओके। आपका नेक्स्ट है
रीनल कॉर्टिकल नेक्रोसिस। किस चीज की नेक्रोसिस बोल रहा है? रीनल कॉर्टेक्स का। आपने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उसमें दो स्ट्रक्चर बताया गया होगा, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। इसमें किस चीज का नेक्रोसिस बता रहे हैं? कॉर्टेक्स का। जब बहुत ज्यादा कॉर्टेक्स का नेक्रोसिस होने लगा, डैमेज हो गया जो आपका कॉर्टेक्स है, तो उसकी वजह से भी क्या देखने को मिलता है? क्रोनिक रीनल फेलियर। ओके, नेक्स्ट है आपका हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। हीमोलाइटिक एक ऐसा मतलब कंडीशन है जिसमें जो ब्लड है, ब्लड उसकी क्या होने लगती है? लाइसिस होने लगती है, और साथ साथ जो कैपिलरीज है, कैपिलरी, इसमें भी क्या देखने को मिलता है? डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, या क्या मान लीजिए कि इसमें क्या मिलता है? नेक्रोसिस लाइक सिम्टम इसमें भी देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है? आपका क्रोनिक रीनल फेलियर। ओके, अब हम लोग देखते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर। तो जो क्रोनिक रीनल फेलियर है उसके साइन सिम्टम को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। कितने पार्ट में? तीन पार्ट में। पहला आपका हो गया इनिशियल स्टेज। कौन सा स्टेज? इनिशियल स्टेज। ठीक, जब मतलब कि क्रोनिक रीनल फेलियर स्टार्ट हुआ है उस टाइम। दूसरा आपका कब हो गया? मिडिल स्टेज, मतलब कि बीच के टाइम पीरियड में। एंड इन एडवांस स्टेज, मतलब जब सीवियर कंडीशन में पहुंच गया उस टाइम। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहले इनिशियल स्टेज में कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलता है। तो सबसे पहले दे रखा है लेक ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। ठीक, क्या? लेक ऑफ एनर्जी इन बॉडी। मैंने पहले ही बता रखा है कि जब किडनी का कोई डिसऑर्डर या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक, तो हमारा जो एपेटाइट है वो भी, भूख भी खत्म हो जाता है, जो डाइजेशन है वो भी खराब हो जाता है। तो यदि हमें भूख ही लगना बंद हो गया, डाइजेशन ही खराब हो गया, ठीक, तो हमारे बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन कहां से होगा? नहीं होगा ना। अब जब एनर्जी का फॉर्मेशन ही नहीं रहे होगा तो हमारे बॉडी में एनर्जी आएगा कहां से? नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है लेक ऑफ एनर्जी। ओके, सेकेंड है मोर फटीग। अब एनर्जी नहीं है तो ज्यादा थकावट तो लगेगा ना, कि एकदम शरीर टूट पड़ा है, एकदम थका हुआ है। इसलिए क्या देखने को मिल रहा है? मोर फटीग। ठीक, उसके बाद है लाइटनिंग इन स्किन। स्किन कैसा लगेगा? ग्लो करेगा। ग्लो क्यों करेगा? क्योंकि इस कंडीशन में फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है बॉडी में। ठीक, आपने महाराज प्रेमानंद जी को देखा है, उनके भी स्किन पे बहुत ज्यादा लाइटिंग है, और उनको भी क्या है? क्रोनिक रीनल फेलियर का ही वो पेशेंट है। उनका डायलिसिस चलता, आप लोग जानते हैं। ठीक, हम मतलब उनकी बुराई नहीं कर रहे, वो हमारे पूजनीय है, लेकिन हम बताना चाह रहे बस कि हाँ, उनके अंदर भी क्या है? एक सिम्टम ऐसा ही देखने को मिलता है, क्योंकि उनको भी क्या है? क्रोनिक रीनल फेलियर का ही सिम्टम देखने को, सॉरी, क्रोनिक रीनल फेलियर का ही उनको कंडीशन है। ओके, तो इसलिए क्या देखने को मिलता है? उनके स्किन पे एकदम ग्लो करता हुआ, क्योंकि उनको क्रोनिक रीनल फेलियर। ओके, सेकेंड देखते हैं इन मिडिल स्टेज। मतलब मिडिल स्टेज के टाइम पे कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलता है। तो सबसे पहले दे रखा है लॉस ऑफ एपेटाइट। क्या? भूख लगना बंद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद लेक ऑफ इंटरेस्ट। लेक ऑफ इंटरेस्ट क्यों होगा? ना एनर्जी है, ना हम खड़े हो सकते, ना चल सकते, क्योंकि तो थकावट पहले से ही। क्या किसी चीज को करने का मन करेगा? नहीं। इसलिए क्या होता है? इंटरेस्ट भी कम होने लगता है किसी चीज को करने के लिए। कोई भी डेली एक्टिविटी है उसमें को भी करने के लिए इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। थर्ड दे रखा है ओलिग्यूरिया। क्या? ओलिग्यूरिया। आपको ओलिग्यूरिया पता है? जब यूरिन आउटपुट कम हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ओलिग्यूरिया। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? यदि क्रोनिक रीनल फेलियर है, हमारा किडनी काम कर ही नहीं रहा, तो मिडिल स्टेज में देखने को मिलेगा ना ये ओलिग्यूरिया। ठीक, इसलिए यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? ओलिग्यूरिया का कंडीशन। ओके, फोर्थ नंबर पे है हेड इन स्किन। इनिशियल स्टेज में तो बॉडी पे क्या लगेगा? एकदम चमक दिखेगा, ग्लो करेगा। लेकिन जब धीरे धीरे मिडिल स्टेज में वो पेशेंट आएगा तो उसका जो शरीर है, स्किन, वो कैसा होता जाएगा? फेड, धूमिल जैसा होने लगेगा। ठीक, तो क्या देखने को मिलेगा? फेड इन स्किन। आगे है वेट लॉस। इस कंडीशन में इनिशियल स्टेज में वेट गेन होता है, लेकिन मिडिल स्टेज में क्या होने लगता है? वेट लॉस। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में क्या है कि किडनी फेलियर हुआ, हमारे शरीर में
वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है, लेकिन उस टाइम मसल्स का नेक्रोसिस या मसल डैमेज अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि एनर्जी था, स्टार्टिंग हुआ है तो भाई एनर्जी जो ग्लूकोज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर है, उसका यूज हो गया। लेकिन जब आगे धीरे धीरे ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा तो अब कहां से आएगा, स्टोरेज खत्म हो गया, तो अब क्या होगा, अब मसल्स को ही डैमेज करने लगेगा, मसल्स को ही रेप्चर करके आप मसल्स को ही डाइजेस्ट कर करके एनर्जी निकालेंगे, ठीक। तो अब मसल से जब डाइजेस्ट होने लगा तो क्या होगा, उस कंडीशन में वेट लॉस होगा ना, इसलिए क्या देखने को मिलता है मिडिल स्टेज में वेट लॉस और इनिशियल स्टेज में वेट गेन। सेकेंड सॉरी फोर्थ 6 नंबर पे दे रखा है रिटार्डेड ग्रोथ। रिटार्डेड ग्रोथ पता है, यदि ग्रोथ जितना नॉर्मल लेवल पे होना चाहिए उतना यदि नहीं होगा तो क्या उसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ रिटार्डेशन। तो जो बच्चों का मतलब जन्म से ही क्रोनिक रीनल फेलियर है उसे मिडिल स्टेज में क्या देखने को मिलता है, ग्रोथ रिटार्डेशन। ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया वेट लॉस होने लगता है, खाना भूख लगेगा ही नहीं, सब कुछ डिजीज कंडीशन, तो ग्रोथ का नॉर्मल हो पाएगा नहीं, इसलिए क्या देखने को मिलता है, रिटार्डेड ग्रोथ या ग्रोथ रिटार्डेशन। ओके, आता है 7 नंबर पे एडिमा इन द फेस। फेस में क्या अभी भी रहेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगा फेस में और लेग में। ओके, मिडिल स्टेज में भी। आपका 8 नंबर पे पेन इन बोन एंड ज्वाइंट, ठीक। इस कंडीशन में और क्या देखने को मिलता है, पेन कहां पे, बोन और ज्वाइंट में। ओके, उसके बाद है ड्राइनेस एंड इचिंग। अब देखिए ड्राइनेस क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा पहले क्या हुआ कि जो बॉडी है वो स्ट्रेच किया इनिशियल स्टेज में, उसके बाद क्या होने लगा, श्रिंक होने लगा, ठीक। तो जो हमारा मसल स्ट्रेच करने के बाद श्रिंक किया है, तो हमारा देखिए जो बॉडी में जो मॉइस्चर होता है बॉडी में, वो किसके वजह से होता है, मान लीजिए ग्लाइकोजन या फैट, जो फैटी रहता है उनको ज्यादा पसीना होता है ना, जितना पसीना हो मॉइस्चर उतना ही होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, पहले से इसका वेट लॉस हो गया है, ठीक। अब मॉइस्चर के लिए कहां से आएगा, मॉइस्चर तो यूटिलाइज हो गया, ठीक। जो ग्लाइकोजन था उसका भी यूटिलाइजेशन हो चुका है, तो अब क्या देखने को मिलेगा, जो सीबम का सिक्रीशन हो रहा है या मान लीजिए कि जो स्वेट का सिक्रीशन हो रहा है वो तो हो नहीं पा रहा, तो इसलिए बॉडी कैसा रहेगा, ड्राई हो जाने लगेगा। और ड्राई होगा, यदि देखे ही होंगे, यदि आप लोग भी नहाते नहीं होंगे 2-3 दिन, तो ये क्या होने लगता है, ड्राइनेस होता है, और ड्राइनेस के बाद इचिंग तो होगा ही, ठीक। तो ये सब सारे सिम्टम किसके थे, आपके मिडिल स्टेज के। ओके, अब देखते हैं एडवांस स्टेज में कि एडवांस स्टेज में कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलता है। तो पहले क्या दे रखा है, एनोरेक्सिया। कौन सा कंडीशन, एनोरेक्सिया, भूख लगना बंद हो जाएगा या भूख बहुत कम लगेगा, ठीक। उसके बाद दे रखा है वोमिटिंग। वोमिटिंग क्यों होगा, क्योंकि एब्डोमेन में पता है कि डाइजेशन खराब हो चुका है, हमारा मसल्स प्रॉपर श्रिंक कर गया है, प्रॉपर वर्किंग है नहीं, तो जो हमारे जो कपाट है या जो वाल है, जो क्या करते हैं, कंट्रोल करता है कि रिफ्लेक्स डिजीज ना हो, ठीक। मतलब कोई भी जो खाना है वो बाहर ना आए, तो वो किसके द्वारा, मसल्स के द्वारा ही कंट्रोल किया जा रहा है ना। अब यदि वो स्पिंटर ही क्या हो गया, एकदम लूज हो गया, या मान लीजिए वर्किंग नहीं कर पा रहे प्रॉपर, तो वोमिटिंग जैसा लगेगा ना कि हाँ अब वोमिटिंग हो जाएगा, अब वोमिटिंग हो जाएगा, ठीक। उसके बाद है ब्लीडिंग टेंडेंसी। यदि क्रोनिक रीनल फेलियर का कंडीशन है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, यूरिन में भी आपको मतलब ब्लीडिंग देखने को, ब्लीड का टेंडेंसी रहेगा, स्टूल में भी ब्लीडिंग आएगा, माउथ यदि कोई थीप कर रहा है उसमें भी क्या देखने को मिलता है, थूक में भी ब्लीड देखने को या ब्लड देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद है डिपोजिशन ऑफ यूरिया इन द स्किन। यूरिया क्यों डिपोजिशन हो रहा है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब हमारे बॉडी प्रॉपर फिल्टर हो नहीं रहा है, तो जो यूरिया वेस्ट जो या यूरिक एसिड जो एक्सपेल आउट होना चाहिए था, बाहर एक्सक्रीट होना चाहिए था, वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, तो वो क्या होने लगा, बॉडी में ही डिपोजिशन होने लगा। और बॉडी में डिपोजिशन मतलब सॉरी बॉडी में डिपोजिशन होने लगा, और बॉडी में डिपोजिशन की वजह से क्या हर एक सेल तक पहुंच गया है, ब्लड सर्कुलेशन में वो घूम रहा है। तो जब हमारा स्वेटिंग होगा तो उसके साथ साथ क्या जो यूरिया है, क्योंकि यूरिया को तो बाहर निकालना है ना, कैसे नहीं बॉडी कोशिश करेगा कि हाँ जो हमारा रेगुलेशन है वो हो सके, ठीक। तो रेगुलेट करने के लिए किस चीज को, यूरिया को या नाइट्रोजन वेस्ट को वो बाहर निकालने की कोशिश करेगा। अब यदि यूरिया हमारे बॉडी से निकल रहा है, यूरिया के स्मेल आएगा ना, इसलिए क्या होता है कि यूरिया स्मेल फ्रॉम द बॉडी, ठीक। नेक्स्ट है आपका डीप ब्रीथिंग। क्या, डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग क्यों हो रहा है,
क्योंकि इस कंडीशन में हमारा जो ब्लड है वो भी प्रॉपर वर्क नहीं कर, मतलब अमाउंट उसका जो ब्लड होता है उसका अमाउंट लो हो जाता है। ब्लड लो होने की वजह से अब क्या है कि हीमोग्लोबिन उतना है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यदि छोटे ब्रीथ लेंगे तो हीमोग्लोबिन उतना ऑक्सीजन कैरी ही नहीं कर पाएगा। अब मान लीजिए एक तो 20 हमारे नॉर्मल होने चाहिए थे, मान लीजिए कि 100 हमारे पास हीमोग्लोबिन होने चाहिए थे, लेकिन ब्लड भी तो लॉस हो रहा है ना। तो ब्लड लॉस होने के कारण अब क्या हुआ कि ब्लड ही कम बचा। अब यदि ब्लड कम है तो आपका जो हीमोग्लोबिन है वो भी कम हो गया, हुआ ना। अब यदि हीमोग्लोबिन ही कम हो गया, ठीक, तो मान लीजिए कि बीसी तो बाकी है ना, और उसमें भी इसको यदि छोटे छोटे ब्रेथ ले रहे तो इसमें कितना होगा, मान लीजिए कि एक हीमोग्लोबिन है वो केवल 3 ही ऑक्सीजन कैरी कर पा रहा है, क्योंकि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग या शॉर्ट ब्रीथ करे ऐसे, ठीक। तो छोटा ब्रीथ होगा तो क्या होगा, 3 ही ऑक्सीजन कैरी कर पाएगा। अब एक तो पहले ही कम है, ऊपर से 3 ऑक्सीजन लेके जा रहा है, दिक्कत हुआ ना। तो इसीलिए क्या होने लगता है इसमें, डीप ब्रीथ। डीप ब्रीथ क्यों हो रहा है, ताकि जितना ज्यादा ऑक्सीजन हो सके बॉडी में अंदर जाए, और जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो कम से कम 4 ऑक्सीजन को कैप्चर करे और बॉडी में सप्लाई करे। इसलिए यहाँ पे किस चीज क्या देखने को मिलने लगता है, डीप ब्रीथ। ओके, उसके बाद है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि फ्लूइड हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट है, इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक, एक कंडीशन और हो सकता है ब्लड प्रेशर का, क्योंकि ब्लड हमारे बॉडी में कम है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के भेजा जा रहा है, ताकि क्या हो कि जो हमारा जो साइकिल 1 मिनट में क्या होना चाहिए था, 120/80 mmHg होना चाहिए था। इसको क्या कर दिया जाए और थोड़ा तेज कर दिया जाए कि हमारा सर्कुलेशन और तेज होने लगे और ऑक्सीजन को कैरी करने लगे। क्योंकि कैसे भी जो बॉडी का नीड है उसको फुलफिल करना है ना, तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, यहाँ हो सकता है यहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। ओके, आपका 8 नंबर पे है डेंटल डिसऑर्डर। डेंटल डिसऑर्डर रिलेटेड टू, मान लीजिए उसका बोन डिसऑर्डर, इसमें बोन डिसऑर्डर भी होता है और डेंटल डिसऑर्डर भी होता है। इतना ही है आपका क्या, साइन एंड सिम्टम ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर। आप लोग एक बार देख लीजिए इसको। अब हम लोग देखते हैं थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट या मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर। ओके, तो सबसे पहले कौन सा सप्लीमेंट दे रहे हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट। अब कैल्शियम सप्लीमेंट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी साइंस सेंटर में पढ़ाया है कि कौन सा डिसऑर्डर देखने को मिलता है, डेंटल एंड बोन का डिसऑर्डर देखने को मिलता है। तो यदि बोन और डेंटल का डिसऑर्डर है तो बोन और डेंटल किस चीज से बना है, कैल्शियम से, तो कैल्शियम सप्लीमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। ओके, सेकेंड दे रखा है ग्रोथ हार्मोन्स। क्या प्रोवाइड करेंगे हम लोग, ग्रोथ हार्मोन्स इंजेक्ट करेंगे बॉडी में। अब आप लोग को पहले ही बता रखा हूं कि जो एक क्रोनिक रीनल फेलियर का कंडीशन होता है तो उसमें क्या देखने को मिलता है, ग्रोथ रिटार्डेशन। ग्रोथ रिटार्डेशन। अब यदि ग्रोथ रिटार्डेशन को ट्रीट करना है तो ग्रोथ किससे होता है, ग्रोथ हार्मोन ही कराता है, ग्रोथ को ग्रोथ हार्मोन ही कराता है ना। तो यदि ग्रोथ हार्मोन्स यदि प्रोवाइड उसको करते हैं तो उससे क्या ट्रीट हो सकता है, ग्रोथ रिटार्डेशन को ट्रीट कर सकते हैं। ओके, थर्ड है आपका ठीक, एनीमिया ट्रीटेड बाय आयरन एंड फोलिक एसिड। आपको पता है कि प्रेगनेंसी के कंडीशन में क्या प्रोवाइड किया जाता है, आयरन फोलिक एसिड। क्यों, क्योंकि प्रेगनेंसी कंडीशन में हमारे बॉडी में या मतलब फीमेल के बॉडी में क्या होने लगता है कि मतलब ब्लड की कमी होने लगती है, तो उसको मतलब मेंटेन करने के लिए आयरन एंड फोलिक एसिड का सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ भी एनीमिया का कंडीशन बन रहा है, तो इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, आयरन एंड फोलिक एसिड। ओके, फोर्थ नंबर है आपका हाइपरटेंशन ट्रीटेड बाय लो सोडियम डाइट एंड डायरेटिक। यदि हाइपरटेंशन ट्रीट करना है तो आपको पता है कि यदि बॉडी में फ्लूइड भरा हुआ है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हाइपरटेंशन। तो यदि और फ्लूइड को आपको पहले ही बता रखा है कि सोडियम जो होता है या जो नमक होता है NaCl, उसकी टेंडेंसी होती है वाटर को होल्ड करने के लिए। तो यदि हम लोग सोडियम यदि बॉडी में या नमक ज्यादा डालेंगे तो वो क्या करेगा, और ज्यादा वाटर होल्ड करेगा।
करेगा ना। तो उसको यदि हम लोग लो सोडियम डाइट प्रोवाइड करते हैं, क्या लो सोडियम डाइट प्रोवाइड करते हैं, तो क्या करेगा, ये वाटर को कम होल्ड करेगा, तो जो ज्यादा वाटर रहेगा वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और डायरेटिक्स क्यों देते हैं, यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए। तो डायरेटिक्स देंगे तो यूरिन आउटपुट भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो हाइपरटेंशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, आपका नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एसिडोसिस ट्रीटेड बाय पोटेशियम सिट्रेट। सिट्रेट यहाँ पे वर्ड आ गया, ठीक। एसिडोसिस मतलब हमारा जो बॉडी है उसमें एसिड का एक्युमुलेशन हो रहा है, मतलब हमारा मान लीजिए या एब्डोमेन भी है, तो एसिडिटी होता है ना, तो यहाँ पे कौन सा हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मतलब कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है उसका जो बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ हो रहा है, बॉडी में एक्युमुलेट हो रहा है। तो यदि हम लोग को एसिडिटी होती है नॉर्मली, तो हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं ना कि नींबू घोलो और पी लो। नींबू में क्या है, सिट्रिक एसिड है, ठीक। सेम कहाँ पे, यहाँ पे दे रहे हैं पोटेशियम सिट्रेट, ठीक। यदि सिट्रेट लगाए मतलब ये भी क्या है, एक सिट्रिक एसिड का फॉर्म है, इसको देंगे तो क्या ये एसिडिक नेचर को कम कर देगा ना, मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस है उसको किससे ट्रीट कर सकते हैं, पोटेशियम सिट्रेट के द्वारा। ओके, आपका नेक्स्ट है यूरेमिया इज ट्रीटेड बाय डायलिसिस। क्या नेक्स्ट दे रखा है, यूरेमिया इज ट्रीटेड बाय डायलिसिस। यूरेमिया क्या होता है, यूरेमिया एक ऐसा कंडीशन है जब हमारा बॉडी के द्वारा जो वेस्ट निकाला जा रहा है, मतलब कि यूरिया, ठीक, उसको या मान लीजिए कि जो हमारा किडनी है वो ब्लड में जो प्रेजेंट वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया है उसको फिल्टर करने में असमर्थ हो जाता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, यूरेमिया, ठीक। तो यदि हमारा किडनी फिल्टर ही नहीं कर पा रहा है तो हमें कुछ और चाहिए ना कि फिल्टर करे, ठीक। तो फिल्टर के लिए हमें आपको पता है कि जो डायलिसिस होती है वो क्या है, आर्टिफिशियल किडनी है, मतलब आर्टिफिशियल किडनी की तरह वर्क करती है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, डायलिसिस करा देंगे। तो डायलिसिस कराएंगे तो उसके जो बाद जो हमारे अंदर वेस्ट प्रोडक्ट मतलब ज्यादा एक्युमुलेट हो रहे हैं या नाइट्रोजनस या यूरिया जो हमारे बॉडी में एक्युमुलेट हो रहा है वो क्या कर देगा, डायलिसिस निकाल देगा। आपका 7 नंबर पे है एंड स्टेज रीनल डिजीज ट्रीटेड बाय किडनी ट्रांसप्लांट। अब एंड स्टेज मतलब कि अब हमारा किडनी वर्क कर नहीं सकता, हमने कान पकड़ लिया कि भैया अब मतलब ट्रीट नहीं हो सकता, तो अब क्या करेंगे, दो ऑप्शन, ये तो ये मरे, ठीक, या दूसरा कि इनका कोई और उपाय किया जाए। और उपाय क्या कर सकते हैं, दूसरे का किडनी लाओ और लगा दो। जैसे अभी एक पॉलिटिशियन है लालू यादव, उनका भी हुआ है ना, उनका क्या हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट, क्योंकि उनको भी क्या था, क्रोनिक रीनल फेलियर का एंड स्टेज था। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जो डॉटर थी उनसे ले लिया एक किडनी, ठीक। तो क्या था वो किडनी ट्रांसप्लांट। तो लास्ट एंड स्टेज मतलब क्या कोई उम्मीद नहीं है तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में किडनी को ट्रांसप्लांट कर देंगे, किसी और का किडनी लेकर किसी और के बॉडी में ट्रांसमिट कर देंगे। ओके, धन्यवाद।